हाँ बेटा शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। इट्स टाइम टू बिगिन। तो देखो बेटा बजट क्या है। बजट कुछ नहीं होता, बजट होता है फ्यूचर की चीजों को कैलकुलेट करना। ठीक है, किसी भी चीज का फ्यूचर एस्टिमेट करना, चाहे वो डिमांड का हो सकता है, सप्लाई का हो सकता है, सेल का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, प्रॉफिट का हो सकता है, एनीथिंग जहां पे आप फ्यूचर का क्या करते हो, एस्टिमेशन करते हो कि हम सोच रहे हैं कि अगले महीने कितनी सेल होगी। तो उसका मतलब सेल बजट बनाना है। सेल बजट का मतलब क्या है, सेल फोरकास्ट करना कि अगले महीने, अगले क्वार्टर में, अगले साल में कितनी सेल होगी। परचेज बजट भी बना सकता है कोई कि अगले साल कितना सामान खरीदेंगे, कितने रुपए का खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे। परचेज बजट। एक होता है कंजम्पशन बजट, कितना हम माल कंज्यूम करेंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर। हो सकता है कि परचेज करें 100, कंज्यूम करें 80, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, हमारे लिए 10 किलो चीनी आज खरीदी तो आपकी परचेज करी 10 किलो, आज कंज्यूम थोड़ी ना हो जाएगी। कंज्यूम तो 200 ग्राम होगी दिन भर में, 100 ग्राम होगी घरों में। बात समझ रहे हो? इसका मतलब नहीं कि कंजम्पशन और परचेज बराबर होता है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का फर्क आ जाता है उसके अंदर। उसको बोलते हैं क्या, कंजम्पशन बजट। इसी तरह लेबर बजट कि अगले साल कितनी लेबर रखनी पड़ेगी, कितने घंटे काम कराने पड़ेंगे, कितने रुपए सैलरी पे करने पड़ेंगे। और जितना भी फ्यूचर होगा वो एक्सपेक्टेड होता है। फ्यूचर कौन देख के आया है? तो लिया कि अगले साल हम 1,000 टी शर्ट बनाएंगे, बने ना बने क्या मतलब बन रहा है। और ज्यादा बन जाए, डिमांड ज्यादा आ जाए, ज्यादा बनाना पड़ जाए, कोरोना आ जाए ना बनाना पड़े, फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाए। बात समझ लो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए फ्यूचर जो होता है वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड रहता है, प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। तो केवल आप उसको क्या करते हो, काफी हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक्चुअल थोड़ी ना कोई रियलिटी जान सकता है, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है हम लोग अकाउंटेंट है ना। तो जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा उसके बिहाफ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपने कॉस्ट शीट तो पढ़ी रखी है। कॉस्ट शीट जब आपने पढ़ी थी पहली क्लास में, जो लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं वो ध्यान रहे, बैकलॉग अपना अगले 15 दिन में उनको खत्म करना है, कॉस्ट वाला। समझ लो, अपने टारगेट सेट कर लो कि 15-20 दिन के अंदर जो बैकलॉग आपका लग गया है कॉस्ट में, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े लेट ज्वाइनिंग की वजह से, उनको क्या करना है, खत्म करना है। और खत्म करने का मतलब अच्छे से खत्म करना है। कुछ लोग बैकलॉग जल्दी जल्दी क्लियर करने के चक्कर में क्या होता है, स्पीड बढ़ा के देखेंगे, उससे क्या होता है, क्लियरिटी तो आएगी नहीं, तो पढ़ा लिखा सब बर्बाद होगा। तो पढ़ाई में ये मत देखा करो कि किस चीज में कितना समय लग रहा है। पूरा जो समय लग रहा है आराम से लगाओ, इन्वेस्ट करो। हो सकता है किसी छोटी चीज में 2 घंटा भी लग जाए और किसी बड़ी चीज को आधे घंटे में खत्म हो जाए। समझ लो, तो टारगेट आपका है कि हमें छोटी चीज भी आ जाए सही से, बड़ी चीज भी आ जाए। वो पॉइंट है। ये थोड़ी ना होता है कि लो भाई 1 घंटे से लगाने सवाल नहीं लग रहा है, उस सवाल से कितनी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, कहाँ कहाँ कितनी काम में आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ लो, तो टाइम देख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के ये होता है कि जो भी समय है जितना इफेक्टिव जा रहा अपना पढ़ता रहे आप लोग। तो कॉस्ट शीट के अंदर हमने एक फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले आप क्या लिखते हो, ओपनिंग रॉ मटेरियल, मतलब स्टॉक तो है लेकिन रॉ मटेरियल वाला। फिर इसमें क्या करते थे हम लोग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो नेट करके लिखा जाता है। नेट का मतलब नेट ऑफ रिटर्न। 1 लाख का खरीदा, 10,000 वापस कर दिया, तो यहाँ 90 लिखो नेट। और माइनस कर दें क्या, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम, या इसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि देखो यही चीज आप पास की निकाल रहे होते हो। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि कल आपने क्या खाया था, तो जो हो चुका है उसके बारे में बताओगे। और हमने कहा कि अभी क्या खाओगे, तो फ्यूचर, फ्यूचर वाले में थोड़ी कहते कंज्यूम हो चुका है, कंज्यूम पास्ट टेंस है, तो आप लिखते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब ये हमने कंज्यूम कर डाला। जब हम फ्यूचर का निकालते हैं तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इतना बनाने के लिए मुझे इतना सामान चाहिए। तो इस चैप्टर में रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। लॉजिक बता दिया। अब ये जो फॉर्मूला है वो केवल रॉ मटेरियल के लिए चलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए चलता है, फॉर। अब इससे क्या होगा, इससे बन जाएंगे 2 टाइप के बजट। कभी कहेगा परचेज बजट निकालो, इधर देख लो, पहले सुन लो पहले बात फिर लिख लेना। आपसे कहेगा सवाल क्या करना है,
परचेज बजट बनाना है तो बनेगा इसी से। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कंजम्पशन, कंजम्पशन में क्लोजिंग जोड़ेंगे, ओपनिंग घटाएंगे, आ जाएगा परचेज, बन गया बजट। समझ लो, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप दिमाग लगा लोगे कि इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं जिससे हमारा परचेज। सवाल कहेगा कंजम्पशन बजट बनाओ, तो कंजम्पशन में क्या करेंगे, परचेज में ओपनिंग जोड़ देंगे, क्लोजिंग घटा देंगे, क्या आ जाएगा, कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट बजट। ठीक है। अब इसी तरह फिनिश गुड्स के लिए एक फॉर्मूला चलता है, तो सीख तो आपने ये भी रखा है, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले कॉस्ट शीट से आते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस एक्चुअल आपने प्रोडक्शन कितना किया माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू आ जाता है कितना आप सोल्ड कर रहे हो। कॉस्ट शीट में अगर एक पल याद हो तो एक जगह आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग ऐड करते थे फिनिश गुड्स, क्लोजिंग घटाते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती थी। वहां पैसा पैसा लिख रहे हो इसलिए कॉस्ट कॉस्ट वर्ड लगा रहे हैं, यहाँ कॉस्ट वर्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग यूज करेंगे वो यूनिट के रेस्पेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, यूनिट निकलेगा, पैसा वैसा बाद में निकलता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे ज्ञान समझ लो, बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कहता है प्रोडक्शन बजट बनाओ, तुम लोग क्या करेंगे बताओ, सेल पकड़ेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स जोड़ेंगे, ओपनिंग माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा, प्रोडक्शन। कहेगा सेल्स बजट बनाओ तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन पकड़ेंगे, ओपनिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, सेल बजट बन जाएगा। तो इसी से 4-5 बजट बन रहे हैं। अब कभी कभी बहुत तफरी करेगा, जैसे तुमसे कहेगा परचेज बजट बनाओ और ये भी नहीं देगा। अब एक इक्वेशन दो चीजें तो निकल सकती हैं। ठीक है, और आपको दे रखा होगा ये, लेकिन कहेगा परचेज बजट बनाओ। ठीक है, तो इन सब की हेल्प से क्या निकाल पाओगे, और प्रोडक्शन और कंजम्पशन का अपना रिलेशन होता है। ठीक है, यानी ये जो ये चीज है और जो ये चीज है, इससे तुम ये निकाल सकते हो और इससे भी ये निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है और आपको बता दें कि 2000 शर्ट भैया बनानी है, प्रोडक्शन बता रहे हैं 2000 शर्ट बनानी, तो बता नहीं पाओ कितना कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा, 4000। या उल्टा आपसे कहते हैं कि भैया 10,000 मीटर कपड़ा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, मतलब ये बताए दे रहे हैं तुमको इतना कपड़ा है तुम्हारे पास, तो बताओ कितनी शर्ट बनेंगी, बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, तो एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना माल लगता है ये आपको पहले कोई बताए तभी बता पाओगे। जैसे अपने एग्जांपल में तो बताया कि एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो तुम बता पा रहे हो। ये कोई बात छुपा ले जाए तो तुम बता पाओगे, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन रेट, यानी एक फिनिश गुड्स को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है, इसका रेट बता दे कि एक में कितना बनता, तो जुगाड़ करके अपना निकाल लेंगे। तो इसकी मदद से ये निकाल सकते हैं और इसकी मदद से, तो अगर मान लो परचेज उसने पूछा, परचेज बजट बनाने की बात कह रहा है और ये नहीं देगा, तो पहले इनका जोड़ घटाना करके प्रोडक्शन निकालेंगे, प्रोडक्शन से फिर ये निकालेंगे और इसमें इन सब का एडजस्टमेंट करेंगे, तो कहाँ पाएंगे, परचेज। समझ लो, ऐसे कहो सेल बजट बनवाए लेकिन ये सब ना दे तुमको, तो ये दे रखा होगा, इससे जुगाड़ करेंगे तो ये निकलेगा, फिर इससे यहाँ पहुंचेंगे, तो इसमें इन जोड़ों का एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। तो दोनों फॉर्मूले एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए आपके, तब आप प्लस माइनस समझ पाओगे कहाँ क्या प्लस करेंगे कहाँ क्या माइनस करेंगे। क्योंकि परचेज बजट बनेगा तो कंजम्पशन में क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग माइनस होगा, यही कंजम्पशन बजट बनेगा तो परचेज में ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा। तो कभी क्लोजिंग ऐड होगा, कभी क्लोजिंग माइनस होगा, कभी ओपनिंग ऐड होगा, कभी ओपनिंग माइनस होगा। तो फॉर्मूले अगर स्टिक रहेंगे आपके दिमाग में तो गलतियां होने के चांसेस। ठीक है, दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी बच्चा क्या गलती करता है, अब इस फॉर्मूले को पहले फॉर्मूले को ऐसे याद करता है, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, एग्जाम ज्यादा तक खा गए, कहीं ओपनिंग तो याद आ रहा है,
अब सवाल में दे दी, रॉ मटेरियल का भी दे दी, फिनिश गुड्स का भी दे दी, अब कंफ्यूज है। समझ रहे हो? जो है यार, ओपनिंग तो याद आ रहा है, लेकिन आगे की बात क्या है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग लिखना है कि फिनिश गुड्स का ओपनिंग लिखना है? जहाँ फिनिश गुड्स लेना चाहिए वहाँ रॉ मटेरियल का डाले पड़े हैं, जहाँ रॉ मटेरियल का लिखना चाहिए वहाँ फिनिश गुड्स का डाले पड़े हैं, तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो इसलिए पूरी बात दिमाग में रखना जरूरी है। अधूरे ज्ञान से अधूरे आंसर आएंगे, ठीक है? पूरा हो जाता है आंसर, पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, तब सही रिजल्ट आपका आ पाएगा। कभी कभी बच्चा ये भी होता है, कहो सवाल से इतने बेवकूफ टाइप के बच्चे हैं, कहो सवाल पढ़ के यही समझ ना पाए कि ए बी फिनिश गुड्स है कि एक्स वाई जेड रॉ मटेरियल। अब इतने बेकार बच्चे तो सीएमए नहीं कर सकते ना, मतलब नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। सवाल पढ़ के तो यही अंदाजा नहीं कर पा रहा कि किसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, किसको फिनिश बोलेंगे, तो सवाल क्या लगा पाएगा? तो कंफ्यूज रहेगा ही जिंदगी भर वो। तो इसलिए हर चीज का ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सवाल में लगा पाओगे। चलो इसको बना लो बेटा, फॉर्मूले नोट कर लो। इसकी सहायता से हम लोग ये निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से ये निकाल सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर मुझे कंजम्पशन रेट बता दे कोई कि कितने हिसाब से माल हमारा कंज्यूम होता है। पास में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर खत्म ही हो रहे हैं धीमे धीमे करके, और ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है। ठीक है? हाँ बेटा, नोट कर लिया? तो बजट बनाने का मतलब वो चीज कैलकुलेट करना है। प्रोडक्शन बजट बनाने का मतलब प्रोडक्शन निकालो, सेल बजट प्रोडक्ट का मतलब सेल निकालो, परचेज बजट बनाने का मतलब परचेज ही कैलकुलेट करनी। तो बजट के जो पहले निकल लिखा हो वही बना निकालना है तुमको। अब दिमाग लगा लेना कि कैसे निकलेगा, बस ये इतना ही है चैप्टर के अंदर मेनली। आओ पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 35। पहले क्या बोला गया है देखो, सेल बजट बनाओ, फिर पहले बना लेते हैं सेल बजट। अब सेल बजट में देखो सबको तो दे ही रखा है, सेल में कितने यूनिट बेचोगे वो भी दे दिया है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा वो भी दे दिया, तो मल्टीप्लाई करके सेल निकाल लो, खेल खत्म हो गया। तो ए के आप बेचते हो 75 यूनिट, बी के बेचते हो 5,000, सेलिंग प्राइस 75 दे रखा है, 120 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दोगे और सम कर दोगे तो आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ सेल। यही होता है सेल बजट। इसके बाद क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट हमेशा क्वांटिटी में बनता है बस, तो फॉर्मूला यही लगाओगे जो भी आपने लिखा था। ये प्रोडक्शन निकालना है तो क्या पकड़े, सेल्स के यूनिट
प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट माइनस, यही तो फॉर्मूला लिखा है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो सेल्स की यूनिट अगर देखें तो 7500 है, 5000 है। क्लोजिंग अगर देखो तो डिजायर्ड क्लोजिंग दे रखा है 4000 का और 2500 का। और अगर ओपनिंग देखा जाए तो 4500 और 2250 का है। इन दोनों को माइनस करना है और आ जाएगा प्रोडक्शन यूनिट, काम खत्म हो जाएगा सवाल का। ये हो गया 7000 यूनिट, ये हो गया 5250। हाँ बेटा, नोट हो गया, हटा दिया जाए। चलो अगला सवाल पढ़ो, 36। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, फिर प्रोडक्शन निकालना है तो कुछ करना थोड़ी ना है। सेल लिखो, सेल दे रखी है आपको, स्टार्ट करो लिखना, प्लस कर दो क्लोजिंग, 31 मार्च वाला क्लोजिंग। अब बजट ऐसा नहीं होता कि हमेशा सालाना बने, कोई चाहे तो एक एक महीने का बजट बनाए। जैसे पिछले सवाल का अगर देखो तो यहाँ पे मंथली बजट बन रहा था जून का, तो 1 जनवरी ओपनिंग हो गया था, 30 जून क्लोजिंग हो गया। यहाँ देखो जो बजट बन रहा हो 3 महीने का बन रहा है, वो भी 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं, 31 मार्च को, यानी कि शुरू हुए होंगे 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी वाला ओपनिंग हो जाइए है, 31 मार्च वाला क्लोजिंग हो जाएगा। बन गया भैया प्रोडक्शन बजट, बहुत ही आसान था। हाँ बेटा बन गया, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखोगे तो रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाना है। फिर से देख लो इधर, इधर देखो, इधर बोर्ड पे परचेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रिक्वायरमेंट बोलो या फिर एस्टिमेटेड कंजम्पशन बोल सकते हैं कि कितना कंजम्पशन होगा। तो सवाल में देखो एस्टिमेटेड कंजम्पशन दे रखा है आपको, 1 20 44 1 32 36 88 1 72। टोटल में बार बार भरने की आवश्यकता नहीं है, बस जो फाइनल आंसर हो रोल करके लिख दिया जाता है। तो ये सब कॉलम रोल में भरने की जरूरत नहीं है। जो आंसर वाले पार्ट होंगे, परचेज निकालना था तो इसका रोल करके लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। क्लोजिंग वाला स्टॉक यहाँ पे देखो तो फिर से देखो तो बजट कितने का बन रहा है, जनवरी का बन रहा है, जैन का बन रहा है, तो 1 जनवरी हो जाएगा ओपनिंग, 31 जनवरी हो जाएगा क्लोजिंग। बिल्कुल सही बात है, लिख लो भर लो, आ जाएगा आंसर। प्लस माइनस कर लेंगे तो परचेज के यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा यूनिट, 1 20 में 20 जोड़ना है, 16 घटाना है, 1 24, 44 में 2 बढ़ जाएगा 46, 4 बढ़ जाएगा 1 36, 2 बढ़ जाएगा 38, 2 बढ़ जाएगा 90,
4 बढ़ जाएगा 176। फिर इनके प्राइस भी दे रखे हैं, तो परचेज में दो चीजें हो सकती हैं, क्वांटिटी भी निकलवा सकता है और पैसा भी निकलवा सकता है। तो पहले क्वांटिटी निकाल लोगे और फिर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट आ जाएगा। बाकी टोल वाला कॉलम नहीं बनाओगे तब भी काम चलेगा, बना दोगे तो आखिरी जो आंसर आता है उसको जोड़ के लिख देना बस। मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू हो गई 31,000, इसकी वैल्यू हो गई 2300। कुछ बच्चे कहो, जैसे मान लो 1000 बच्चा पेपर दिखे तो 5-6 बच्चा 5 पैसा कहो 0.5 लिख के चला आवे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लुल्लू बच्चे भी हैं सीएमए में। तो ध्यान रखना है, 5 पैसा इसको 50 पैसा बोलते हैं। 5 पैसा कितना होता है, 0.05। कहीं किसी ने 0.5 लिख दिया, उसका काम लग चुका है सवाल में। एग्जामिनर कहता है अच्छा इतना बेवकूफ है, काटो खत्म। हाँ बेटा हो गया, हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 39। कह रहा है दो प्रोडक्ट बनाते हो, एक एक्स और एक वाई, तो जो उनको बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। तो दो मटेरियल का इस्तेमाल करते हो, तो जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हो उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कितना नंबर ऑफ मटेरियल यूनिट नीड है एक्स और वाई को बनाने में। एक्स और वाई को बनाना कितना है वो दे रखा है, यानी इस बार तुम्हें प्रोडक्शन दे दिया। कह रहा है इतना माल प्रोड्यूस करने के लिए कितने ए और बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाओगे तो ये भी, तो कहानी कितनी खतरनाक है, एक एक्स बनाने के लिए 3 ए भी लगेगा और प्लस 4 बी भी लगेगा। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट एक चीज से नहीं बनता, समोसा खाली आलू से नहीं बनता है, आलू भी चाहिए, मैदा भी चाहिए, धनिया मसाला भी चाहिए। वैसे यहाँ दो दो चीज चाहिए तब एक बनेगा। तो एक एक्स बनाने के लिए 3 चाहिए ए प्लस 4 चाहिए। तो बताओ 2000 बनाने के लिए कितना ए चाहिए कितना बी चाहिए। एक बनाने के अगर 3 ए चाहिए तो 2000 बनाने के लिए 2000 इंटू 3 6000 ए चाहिए, 2000 इंटू 4 8000 बी चाहिए। तो ये ए बी तो चाहिए खाली एक्स बनाए के लिए, और ए बी तो और चाहिए ना वाई बनाए के लिए। 3000 वाई भी तो बनाते हो, और एक वाई बनाने में एक ए लगता है, तो 3000 बनाने में 3000 इंटू 1 यानी कि 3000 लगेगा। और बी की बात करें तो एक वाई बनाने में 6.5 भी लगता है, तो 3000 बनाने में 3000 इंटू 6.5 यानी कि 19,500।
अगर दोनों कंबाइंड कर लें तो टोटल आपको 9000 ए चाहिए और टोटल 27500 बी चाहिए। यही सवाल का पहले समझ लो फिर छाप लेना। यही सवाल का पहला उत्तर हो जाएगा। टोटल इतना मटेरियल चाहिए नीडेड एक्स और वाई को बनाने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा है जितना मटेरियल तुम प्रोडक्शन में यूज करोगे, यही तो निकला है, इसका पैसा कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ। तो एक ए आता है 2 रुपए में और एक आता है बी 1 रुपए 20 पैसे में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका 18,000 रुपए और ये हो गया आपका 33,000 रुपए। कोई तकलीफ? आगे चलते हैं, आगे समझ लो फिर नोट कर लेना। फिर कह रहा बेटा देखो कितना मटेरियल परचेज करोगे वो बताओ। इसमें स्पेलिंग आगे पीछे होगी, परचेज लिखा हुआ है, परचेज है, ये आर आगे है यू पीछे, ऐसा समझ के चलना तुमको। कितना माल परचेज करोगे वो बताना है। तो इधर देखो बेटा कंजम्पशन निकल चुका है, ये देखो ये कंजम्पशन निकल चुका है, इसमें क्लोजिंग जोड़ दें ओपनिंग घटा दें तो परचेज आ जाएगा। और क्वांटिटी के फॉर्म में बताना है तो पैसा नहीं लिखना, क्वांटिटी क्वांटिटी में बात करना। तो इस कंजम्पशन को फिर से वापस लिखा, इस कंजम्पशन में क्लोजिंग जोड़ना है जो कि दे रखा है डिजायर्ड एंडिंग 3000 और 6000। ओपनिंग घटाना है 2000 और 6000। और ऐसा कर लेंगे तो परचेज के यूनिट आ जाएंगे, जो यहाँ पूछ रहा था कितने नंबर ऑफ यूनिट परचेज करोगे, प्लस माइनस करो, परचेज के यूनिट बताओ। 10,000 यूनिट और 27,500। और आखिरी में क्या पूछी से कि जितना माल परचेज करोगे इसकी कॉस्ट बताओ। क्वांटिटी आ चुकी है परचेज की, फिर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो परचेज की कॉस्ट निकल जाए। जहां कोई दिक्कत लगे पूछ सकते हो, नहीं दिक्कत लग रही है नोट कर सकते हो। जहां भी कोई बात ना समझ में आए दोबारा पूछ लेना। हाँ बेटा नोट हो गया, हटा दिया जाए। चलो आगे चलते हैं बेटा, इतना नोट हो गया है तो। एक क्वेश्चन है 46, पेज नंबर 221 पे आओगे। सवाल देख के कुछ याद आया है? अभी क्वेश्चन लगाए थे 2 दिन पहले। ठीक है सेम है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5।
किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। पेज नंबर जानना चाहते हो तो 178 पे लगाया था तुम लोगों ने, कॉपी खोल के अपनी देख सकते हो। तो 178 पे इसको लगा चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ दोबारा नहीं लगवा रहे, सेम टू सेम सवाल है ये। तो लगाने का मन करे यहाँ भर लेना, ना लगाने का मन करे वो तो लगा ही चुके हो, क्या दोबारा लगाओगे। प्रैक्टिस कर लेना, एक बार लगा लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पेज नंबर 178 पे आपने लगाया था। सिमिलर 47 पढ़ो, 47। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, बहुत ही ध्यान से बात को मैं समझना। एक होता था, अगर याद हो, आपने ये वर्ड तो कभी ना कभी सुना ही होगा, क्या होता है ये? क्या? रास्ते में होते हैं गुड्स, मतलब जो माल आपने परचेज कर लिया है लेकिन फैक्ट्री तक नहीं आ पाया, इसे क्या बोलते हैं? ये आपका अपना गुड्स होता है। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो ऐसे गए आप, बुक करके चले आए, पैसा दे के चले आए, और वैसी आपकी है, रास्ते में तब भी आपकी है, घर पहुंच जाएगी तब भी आपकी है, क्योंकि दुकानदार ने सेल कर दिया और उसने अपने हाथ से हटा दिया। रखा भले उसी दुकान में, लेकिन सेल का जैसे बिल काटा, उसका तो उसने सेल कर दी है, अब उसका माल नहीं रह गया, उसमें कब्जा किसका हो गया है? जिसने परचेज किया है। ठीक है, जैसे लड़कियों में कहा जाता है कि जब उनकी शादी हो गई तो वो दूसरे घर की हो जाती, तो दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाती। ऐसा नहीं कि घर वाले भगा देंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे घर की हिस्सा हो जाती है। तो वही चीज यहाँ है, जब आपका गुड्स बिक गया, सेल हो गई, तो इसका मतलब वो आपका गुड्स है। तो इसका मतलब आपके जो स्टॉक होते हैं वो दो होते हैं। एक जो आपकी दुकान में दिख रहा है वो भी आपका स्टॉक है, वो जो आप परचेज कर चुके हो लेकिन रास्ते में, वो भी आपका स्टॉक है। समझ रहे हो? तो स्टॉक दो होते हैं, एक हो गया जो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है या स्टोर में पड़ा हुआ है, और एक हो गया जो ट्रांजिट में है। इसका एक और टेक्निकल नाम है, इसको बोलते हैं मटेरियल ऑन ऑर्डर। मटेरियल ऑन ऑर्डर मतलब हमने ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन अभी सप्लाई नहीं आ पाई। ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन सप्लाई नहीं आ पाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझना तो कनेक्ट कर पाओगे। मान लीजिए 2 किलो चीनी आपने मंगा ली फ्लिपकार्ट से। ठीक है, तो कुछ होती हैं साइटें ऐसी जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देती हैं, जैसे ब्लिंकिट वगैरह है, जेप्टो वगैरह है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, जो 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं, लेकिन इनसे नहीं मंगाया था आपने, आपने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो उसमें आने में लगता है 2 दिन। ठीक है, रेगुलर वाले से मंगाया था, मतलब उसमें डिलीवरी 2 दिन की, ऐसा समझो। तो किसी भी ऐप से मंगाओ लेकिन डिलीवरी अभी नहीं आएगी, 2 दिन में आएगी। और उसी समय 4-5 मेहमान आ गए आपके घर में, और अब चीनी की जरूरत मम्मी ने एस्टिमेट करके बताई है 10 किलो, तो 2 किलो तो ऑर्डर लगा ही चुके हो ना, अब कितना और मंगाओगे? 8 किलो। ये थोड़ी ना होता 10 किलो फिर से मंगा लें, फालतू में क्या है, फायदा खराब। बात समझ लो। इसलिए उसको भी कंसीडर करते हो जब कुछ डिसीजन लेना होता है, कोई परचेज निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, तो जो हम ऑर्डर में लगा चुके हैं उसको भी अपना मानते हुए सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले यही रहेंगे जो आपने पढ़े थे अभी, ये वाले। बस जब क्लोजिंग जोड़ेंगे, यहाँ घटाएं, इसमें मान लो परचेज निकालना हो, जब क्लोजिंग यहाँ जोड़ोगे तो दो दो क्लोजिंग जोड़ेंगे, एक क्लोजिंग जो स्टोर में रखा है और दूसरा क्लोजिंग जो ऑर्डर में लगा है। इसी तरह जब ओपनिंग माइनस करोगे इससे, तो दो दो ओपनिंग माइनस होंगे, एक कौन सा, जो स्टोर में पड़ा है ओपनिंग स्टॉक वो भी, और प्लस ऑर्डर लगा है। अब ओपनिंग ऑर्डर का मतलब, जिस भी पीरियड का बजट बना, हमारा जनवरी बजट बना रहे हैं, तो 1 जनवरी भी कुछ ऐसा हो सकता था हमारा जो ऑर्डर लगाया था नहीं आया था, तो 31 जनवरी भी ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्डर लगा चुके लेकिन नहीं आया। तो इन ऑर्डर वाले में भी ओपनिंग डेट का भी हो सकता है कोई पेंडेंसी, और क्लोजिंग डेट की भी हो सकती है। यही सिखाने के लिए सवाल बनाया गया है। अब पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, नजरे बोर्ड पे रहे इस समय। हमें क्या बनाना है?
मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज होता है, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना, इसका मतलब क्या होता है, परचेज। प्रोक्योर मीन्स परचेज। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी में ही बताना है, पैसा नहीं बताना है तुमको। तो यानी कुल मिला के परचेज की क्वांटिटी निकालना है, यही तो मीनिंग निकला। और परचेज की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको, पहले चाहिए तुमको कितना कंजम्पशन हो रहा है ना, उसमें क्लोजिंग जोड़ोगे, ओपनिंग घटाओगे, परचेज निकल जाएगा। तो फॉर्मूला तो ही बन रहा है। अब सवाल में अगर कंजम्पशन ढूंढने में आओगे तो कंजम्पशन कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो इधर क्या है, कमेंसमेंट का मतलब होता है ओपनिंग, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। और एंड का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग। इतने तो समझदार रही हो। तो देखो, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग दे दिया, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग दे दिया, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग भी दे दिया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी दे दिया, और कितना ओपनिंग डेट को ऑर्डर में लगा है, कितना क्लोजिंग डेट को ऑर्डर में लगा वो भी नीचे दे दिया है। तो कंजम्पशन तो कहीं नहीं दे रखा है, तो कंजम्पशन पहले निकालना पड़ेगा। और कंजम्पशन अगर नहीं दे रखा है सवाल में और तुम्हें निकालना पड़े, तो एक ही तरीका है कि उसको किससे निकाल सकते हो, प्रोडक्शन से। क्योंकि ये आगे बता दे इसे कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3A लगता है प्लस 5B लगता है, 3A लगेगा 5B लगेगा। प्रोडक्शन निकल आए और 3 5 से गुणा कर दी तो पता चल जाए कितना ए और कितना बी लगेगा, कंजम्पशन कितना होगा, उसमें क्लोजिंग ओपनिंग का जुगाड़ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परचेज निकल जाएगा। तो इसका मतलब गाड़ी हमारी कहाँ अटक गई, अब प्रोडक्शन पे आके। समझ लो, रिवर्स कैलकुलेशन सिस्टम होता है। पहले हमने सोचा कि निकालना क्या है, ऐसे तो फॉर्मेट डिजाइन होते हैं। पहले हमने सोचा कि हमें परचेज निकालनी, परचेज निकालने के लिए मुझे चाहिए कंजम्पशन, तो हाल में ढूंढा, 2 मिनट ढूंढने के बाद नहीं मिला, तो अब सोचेंगे कंजम्पशन कैसे निकलेगा, तो कंजम्पशन निकलता है प्रोडक्शन से, तो ढूंढा प्रोडक्शन नहीं मिला, तो अब सोचेंगे प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, सेल दे रखी है और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, इससे पहले निकलेगा प्रोडक्शन, फिर 3 5 करेंगे उसका तो निकलेगा कंजम्पशन, उसमें क्लोजिंग ओपनिंग का एडजस्टमेंट करेंगे तो निकलेगा परचेज। समझ लो, ऐसे जैसे घर में होता है ना, तुमने कह दिया मम्मी मम्मी बिरयानी बना दो, तो बिरयानी तो आखिरी में बनेगी, पहले उल्टा कैलकुलेशन होगा कि बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, मम्मी लिस्ट बनाएंगे क्या क्या सामान चाहिए, फिर अपने घर में देखती ड्रॉर में खोल के, बिरयानी मसाला है, ओके डन है, नमक है, मिर्चा है, जो नहीं होता है तुमसे कहती पहले बेटा ये लेके आओ जाके, फिर बिरयानी के सपने देखना खाने के। समझ लो, तो पहले या तो लेके आते हो या फिर ब्लिंकिट जोमेटो से मंगाते हो, फिर सीधा प्रोसेस चालू होगा, सामान आएगा, फिर धीमे धीमे करके चढ़ेगा, फिर एक दिन बिरयानी बनेगी, तब तुम खाओगे। तो ऐसे होता है, पहले आपको रिवर्स सोचना पड़ता है, फिर जाकर टेक्निक बनती है। बच्चे कहते नहीं इसे फॉर्मेट कैसे याद करें, फॉर्मेट कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। आपका तो अल्टीमेट गोल है इस सवाल में परचेज निकालना। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि परचेज कैसे निकलेगी, वो नहीं है तो क्या जुगाड़ करें जिससे परचेज निकले। ये भी अकाउंट्स में पढ़ोगे उसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उसमें बनता है, उसमें भी यही टेक्निक काम करेगी तुम्हारी। समझ लो, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने 11th में, सिंगल एंट्री सिस्टम, जहाँ वेरियस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। अब बच्चा कहता है 10 में से 8 बच्चे कहते हैं सर यही पता नहीं चल रहा इस सवाल में कौन से अकाउंट बनेंगे। हमने कहा ये याद करने का काम ही नहीं है। हमने कहा जब हमसे पढ़े होगे तो इस तरीके याद करने का काम नहीं रहता, उसमें खुद ही बताते हैं कैसे सोचा जाता है, पता चल जाएगा कौन से अकाउंट बनेंगे। हमने कहा अकाउंट बनाना अपना काम ही नहीं उस सवाल में, तो मजबूरी होती तो वर्किंग नोट बना देते हैं। अपना काम तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है, जहाँ गाड़ी फंसेगी वहां गाड़ी रोक के अकाउंट बना लेंगे पहले, फिर वापस आ जाएंगे बनाने। ये तरीका होता है। तो अकाउंट मतलब फॉर्मेट वगैरह याद नहीं किए जाते, आपको समझना है ये चीज निकालनी है, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो क्या आप कॉलम बनाते हो चीजें निकालते हो, आसान हो जाता है। तो इस सवाल में पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए आपको सेल पकड़ना है 40,000, प्रोडक्शन में क्या जोड़ते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो 40 में 7 जोड़ोगे और घटाएंगे ओपनिंग वाला 5,000 तो कितना आ जाएगा 42,000, तो वही तो लिख के दिया गया है। अब वापस आ जाओ, प्रोडक्शन निकल गया और एक यूनिट बनाने में, ईच लिखा हुआ है अंग्रेजी का ध्यान रखे विशेष, एक यूनिट बनाने में 3A लगता है और साथ ही साथ 5B लगता है,
तो 42,000 बनाने में 42,000 इंटू 3 A लगेगा और 42,000 इंटू 5 B लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये हो गया 1,26,000 और ये हो गया 2,00,000। ये क्या हो गया? रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल या एस्टिमेट कंजम्पशन बोल सकते हो। इसमें आपको क्लोजिंग जोड़ना है। क्लोजिंग दो दो जुड़ेंगे, एक तो जो आपका स्टोर में पड़ा हुआ है ये भी, और प्लस जो ऑर्डर में लगा हुआ है। तो क्लोजिंग में ये भी जुड़ेगा जो आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, और क्लोजिंग में ये भी जुड़ेगा जो आपका ऑर्डर लगा हुआ है। तो 1,26 में 15 भी जोड़ना है, 8 भी जोड़ना है, कितना हुआ? 1,49,000। और 2,10,000 में 25,000 भी जोड़ना है और 10,000 भी जोड़ना है। फिर माइनस करेंगे ओपनिंग। ओपनिंग में जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो भी माइनस होगा 12 और 20, और जो ऑर्डर में लगा हुआ है वो भी माइनस होगा 7 और, यहां आ जाएगा 1,30,000, यहां आ जाएगा 2,14,000। यही आंसर में सब कुछ ऑलरेडी लिख के दिया गया है। बस यहाँ ज्यादा जानकारी लिख रहा था तो लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑन स्टोर, मतलब ये स्टोर में पड़ा हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑन स्टोर, और एक हो गया ऑर्डर वाला। अब सारा सवाल समझ में आ गया होगा। अब इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका गुड्स इन ट्रांजिट होता है वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वहां फाइनल अकाउंट हो, सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां कहीं आ गया गुड्स इन ट्रांजिट है तो जब सवाल लगाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो गुड्स इन ट्रांजिट को क्या करेंगे? स्टॉक में जोड़ के लिखेंगे। हाँ बेटा, केवल आपको ये बस ऑन स्टोर आगे लगाना था, बाकी सब लिखा पढ़ा दिया गया, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर हो गया बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। एक आ रहा 48 क्वेश्चन, पहले समझ लेना। बाकी आंसर इसका भी लिख के दिया है, लेकिन समझो पहले इधर बोर्ड में। आंसर बस उन्हीं क्वेश्चनों के लिख के दिए गए जो एकदम आसान होते हैं, बस समझाना वाला काम होता है। तो आंसर पहले लिख के दे दिया, क्या टाइम बर्बाद करें। और यही सवाल अभी आया था लेटेस्ट एग्जाम में, जिन लोगों ने दिया होगा उनसे आइडिया ले सकते हो। क्यों प्रीशा, ये आया था ना, सेम सवाल आया था, वैल्यू शायद चेंज थी। उसके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो जून 2025। कल 5-6 लोग रोने लगे थे ना क्लास में। कौन कौन रो रहा था? 5-6 लोग के आंसू आ गए थे क्लास में जब बातें बता रहे थे। कौन कौन रोने लगा था बताओ कल? आकांक्षा भी रोने लगी थी ना। जब हम कभी कभी ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, पूरी क्लास रोते रोते जाती है। एक बार हम बीकॉम पढ़ा रहे थे तो उन लोग को 1 घंटे मोटिवेट कर दिया, पूरी क्लास रोते रोते एलयू तक गई। चलो वापस आ जाते हैं। तो इस सवाल में क्या बनाना है हमको? मटेरियल का है, लेकिन कौन सा? यानी कुल मिला के एक प्रोडक्शन निकालना है, एक परचेज जो निकालोगे उसमें इनको चाहिए एक्सपेंडिचर, मतलब परचेज का अमाउंट भी चाहिए। तो पहले तो क्वांटिटी निकलती है, फिर कॉस्ट दे रखी, मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन निकालने। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लेकिन फिनिश गुड्स के चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेल अगर देखो तो दो दो प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे हो इस बार। ए की एक्सपेक्टेड सेल दे रखी है 15,000 और बी की कितनी दे रखी है 75,000। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बन रहा है प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड सेल कितनी कितनी हुई बताना जरा। 15,000 और 75,000, ये हुआ 15,000, ये हुआ 75,000। इसमें क्या जोड़ना है? क्लोजिंग फिनिश गुड जोड़ना है। क्या माइनस करना है? ओपनिंग माइनस करना है। क्या आएगा? प्रोडक्शन आएगा।
फिनिश गुड्स का जोड़ना घटाना ध्यान रहे, ए बी का बना रहे हो तो ए बी जोड़ना। ये रहा क्लोजिंग ए बी, ये रहा ओपनिंग ए बी। तो 1500, 4500, 3000 और 4000, प्लस माइनस करो, बताओ जरा कितना आया है। तो ये हो गया 13500, ये हो गया 75,500। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन बजट बन गया। ठीक है, तो यही बना के तुमको दिया गया है यहाँ आंसर में, ये देखो बना हुआ है बढ़िया लल्लन टाप। ठीक है, अब आगे समझ लो। इसके बाद क्या निकालना है हमको, परचेज के एक्सपेंडिचर, मतलब परचेज निकालना है। तो परचेज वाले में फॉर्मूला लगता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो परचेज निकालना है तो कंजम्पशन तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अभी आपका प्रोडक्शन निकल आया है, तो प्रोडक्शन की हेल्प से हम लोग कंजम्पशन निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना कंज्यूम होता है एक एक बनाने के लिए वो यहाँ गाथा दे रखी है। ठीक है, यानी कह रहा है पी क्यू आर को 3 5 2 में मिक्स करते हैं तो जाके कहीं जाके एक ए बन पाता है। क्यू आर को 1:2 के प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं तो जाके क्या बनता है, बी बनता है। ठीक है, ये नहीं कहा गया है पिछले सवाल की तरह कि एक ए बनाने के लिए 3 पी चाहिए, 5 क्यू चाहिए, 2 आर चाहिए, ये मीनिंग नहीं बोली गई यहाँ। पिछले सवाल का जैसा है लेकिन सेम थोड़ी ना है। पिछले साल में वन अंग्रेजी चली थी तो खाली गुणा कर दिए थे, काम चल गवा रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला जा रहा, यहाँ कुछ और ही बोला जा रहा है। यहाँ कह रहा है जितना बनाना है उतना ही सामान चाहिए, बस चाहिए तुम्हें 3 5 और 2 के प्रपोर्शन में इस वाले में, और इस वाले में चाहिए किसमें, 1 और 2 के प्रपोर्शन में। तो देखो कैसे बनेगा। अब बना रहे परचेज बजट, तो परचेज तो 3 सामान करने हैं, रॉ मटेरियल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर देखो क्या लिखा हमने, मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए में टोटल 13500 बनाना है, तो 13500 को 3 5 2 में तोड़ दोगे तो पता चलेगा कितना पी लगेगा, कितना क्यू लगेगा और कितना आर लगेगा। चार 4050, 6750। इसी तरह मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर बी, बी तुमको बनाना है 75500, और बी बनाने के लिए पी नहीं लगता, ऐसा ऊपर सवाल में बोला गया है, केवल क्यू और आर डाले जाते हैं, वो भी किसके रेशियो में, तो बस 75500 को 1 2 में तोड़ डालो, 1 2 में 25,167 और 50,333। तो यानी ए और बी सबको अगर देखें तो टोटल 4050 पी चाहिए, इन दोनों का सम कर डालेंगे 31,917 क्यू चाहिए, और 53,033 क्या चाहिए, आर चाहिए। तो ये आ गया टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों सामान बनाने के लिए इतना 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 चाहिए। समझ रहे हो, दाल भी घर में बनानी है, सब्जी बनानी है, तो मम्मी नमक दोनों के लिए एस्टिमेट करते हैं कि दाल में 2 चम्मच लगेगा, सब्जी में 3 चम्मच लगेगा, टोटल 5 चम्मच चाहिए। अब ये आया रिक्वायरमेंट, अब इसमें क्या ऐड करोगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस क्या करोगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल जो कि दे रखा है, ये है क्लोजिंग ये है ओपनिंग, इनको पकड़ के माइनस कर देंगे। ये हो गया 3000, 4000 और 9000, और ओपनिंग वाला जो है वो है 4000, 3000 और 30,000। तो इससे आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की क्वांटिटी 3050, 32,917 और 32,033, इतना क्वांटिटी सामान खरीदना पड़ेगा। और प्राइस या कॉस्ट दे रखी है, क्वांटिटी जो आई वो केजी में आई है, तो कॉस्ट पर केजी दे रखा है, इसकी 12 रुपए, इसके 10 रुपए, इसके 8 रुपए है, मल्टीप्लाई कर दोगे
तो फिर परचेज की अमाउंट यानी कि परचेज की कॉस्ट निकल जाएगा। और ये सब ऑलरेडी आंसर में लिख के दिया गया है, एक बार देख सकते हो। कहीं कोई बात ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। ये आ गया टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ। जहां कोई बात इसमें ना समझ में आई हो वहां दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, आगे चले हम लोग। हाँ, प्रोडक्शन बजट फिर से बता दें, मतलब क्या समझने में दिक्कत हो रही है। आया कैसे, फॉर्मूले लिखे थे भी आपने, बोलो। यही खुले होंगे जो हमने लिखवाए थे। तो प्रोडक्शन कैसे निकलता है, प्रोडक्शन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस, यही तो आंसर में है, देख लो। अब इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। है यही, सेल में क्लोजिंग जोड़ा है, ओपनिंग घटाया, प्रोडक्शन निकला। यही दो फॉर्मूले अल्टीमेट हैं। अभी तक जो गाड़ी आपकी चल रही है पूरे यही दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। कोई भी नया फॉर्मूला आप नहीं सीखा है, इसी से सब सवाल अभी तक लग रहे हैं। तो आधा चैप्टर यही दो फॉर्मूले पे बेस्ड है, समझ लो। बजट के आधे सवालों में केवल इन दोनों फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है बस। आधे में कुछ और ज्ञान लगेगा, वो भी सीख लेंगे धीमे धीमे करके, पहले ये ज्ञान तो खत्म हो जाए। पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 53। कॉस्ट सीट आपने पढ़ी थी, और कॉस्ट सीट के सवालों में हमने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि जब भी आपकी क्वांटिटी बढ़ती है या घटती हो, एग्जाम्पल समझ सकते हो। समोसे वाला एग्जाम्पल जो चल रहा था अपना अभी, ठीक है। तो मान लो समोसे की दुकान है, कल हमने 100 समोसे बेचे थे, ठीक है। आज अगर मेरा प्रोडक्शन यानी कि सेल मान लो 150 समोसे की, आज एलयू का एग्जाम है, यही दुकान है मान लो, तो आज लगता है कि 150 समोसे बिकेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है 50% से, क्योंकि कल 100 बेच रहे थे, आज आपकी 150 बेचने की उम्मीद है, तो 50% जो आपका प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, इसकी वजह से क्या होगा, सेल का अमाउंट भी बदल जाएगा। समोसा 10 रुपए का बिकता था, 100 बेचते थे 1000 की सेल होती थी, आज 150 बेचोगे तो 1500 की होगी, ठीक है। तो जो क्वांटिटी यानी आउटपुट बढ़ने का असर है वो सेल के अमाउंट पे आ गया, और भी आएगा। जितने भी वेरिएबल कॉस्ट खर्चा हो रही समोसे बनाने में, वो सब भी उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्वांटिटी बढ़ाओगे तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन आउटपुट होता है उसका असर दो जगह जाता है, एक तो सेल वाले अमाउंट पे, और एक सारी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पे इसका असर। ये बात समझ में आती, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कॉस्ट वाली सीट में देखा था आप लोगों ने, जिन लोगों ने कॉस्ट सीट रिवाइज कर लिया होगा या पढ़ा था क्लास में याद होगा, ठीक है। या लोग जो लोग लेट आए होंगे उन्होंने कॉस्ट सीट अपना खत्म कर लिया होगा बैकलॉग, तो उनको ये बातें पता होंगी। तो ये कॉस्ट सीट के 2-3 सवालों में कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वहां। दूसरी चीज है कि जो सेलिंग प्राइस होता है, समोसे का दाम बढ़ा दिया, मतलब इस बार हम 50% समोसा भी ज्यादा बना रहे हैं 150, और कल से रेट भी 12 कर दिया,
तो रेट जो 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, प्राइस समोसे का बढ़ा रहे हैं, उसका असर खर्चे पे थोड़ी ना बढ़ेगा, उसका असर कहाँ पड़ेगा? केवल सेल पे। तो अगर सेलिंग प्राइस हम बढ़ा देते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ डाला जाएगा? सिर्फ सेल पे डाला जाएगा। बात सुन रही है? इसी तरह अगर मटेरियल के दाम, आलू के दाम बढ़ जाएं, तो उसका असर केवल रॉ मटेरियल कॉस्ट पे पड़ेगा, लेबर कॉस्ट पे थोड़ी ना पड़ेगा, ओवरहेड पे थोड़ी ना पड़ेगा। समझ रहे हो? इधर लेबर की इफिशिएंसी बढ़ जाए, जिस लेबर से समोसा बनवाते थे आज तेज तेज काम कर रहा है, कल भर रहा था 1 घंटे में 30 समोसे, आज भर रहा है 1 घंटे में 40 समोसे। इफिशिएंसी उसकी तेज हो गई है, पैसा दिन भर का उतना ही देना सैलरी, पर समोसा कॉस्ट चेंज हो जाएगी लेबर की। तो लेबर की इफिशिएंसी बढ़ने घटने से क्या होता है? लेबर कॉस्ट पे चेंज आएगा, और इफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है। इफिशिएंसी बढ़ेगी तो लेबर कॉस्ट कम लगेगी, इफिशिएंसी कम होगी तो लेबर कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये सब ज्ञान इस सवाल में यूज होंगे, अगले 2-3 सवालों में ज्ञान दे दिया है, आओ यूज कर देते हैं उसका। या अगर यहां लिखना चाहो तो जगह खाली यहीं लिख लेते हैं, कहीं अलग लिखने की जरूरत है नहीं। एक तरफ लिखोगे चेंज और एक तरफ लिखोगे कि उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा। तो अगर आपका प्रोडक्शन आउटपुट क्या हो जाए? चेंज हो जाए, मान लो बढ़ जाए एग्जाम्पल, तो इससे क्या होगा? सेल का अमाउंट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ ऑल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। आप अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो तो इससे केवल सेल्स बढ़ेगी, रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज कर दो तो इससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी। रॉ मटेरियल बोलो, डायरेक्ट मटेरियल बोलो, एक ही बात होती है। इसी तरह लेबर या वेजेस के रेट चेंज हो जाएं, लेबर या वेजेस के रेट चेंज हो जाएं, तो इसका असर किस पे आएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे आएगा। अब तक सब सीधा सीधा हिसाब किताब चल रहा है, इस सीधे सीधे हिसाब को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, मैथ की भाषा में। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये 10% से बढ़ेगा वो भी 10 से बढ़ेगा। समझ रहे हो? सेम चीज आएगी। और एक चैप्टर होता था मैथ में प्रपोर्शन, ठीक है, उसमें एक होता था डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होता था इनवर्स प्रपोर्शन। तो एफिशिएंसी में ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। तो अगर लेबर की इफिशिएंसी चेंज हो जाए, यानी बढ़ जाए, तो उससे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। मैथ बहुत तगड़ी चीज है। हम कभी आगे चल के अगर शिक्षा मंत्री मंत्री बने, पॉलिटिक्स में गए, तो मैथ को बिल्कुल कंपलसरी कर देंगे। अगर मैथ में बच्चा फेल तो पूरा फेल ही मानेंगे हम। समझ रहे हो? मैथ में पासिंग रखें 70%, 70 नंबर लाने अनिवार्य रहे मैथ में, बस 10th तक में। उसके बाद चाहे फेल हो जाए मैथ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10th तक की मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी 10th तक की मैथ अच्छे से आती है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत तगड़ी हो जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी बात को जल्दी वो समझ जाता है, समझदारी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है उसका। ये समझ लो तुम, समझ लो? उसका समझने का तरीका जो होता है ना, जल्दी चीजें ग्रैस्प कर लेता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, तफरी की बात तो ये है कि मेहनत उसने खाली मैथ में करी,
और मजा हर सब्जेक्ट में लूट रहा है, और जिसकी मैथ कूड़ा है उसको बाकी सब्जेक्ट पकड़ने में टाइम लगता है, कनेक्ट नहीं कर पाते ना जल्दी वो। इसीलिए बचपन में टीचर लोग कहते थे कि मैथ दिमाग को शार्प करती है। ऐसे तुम हवाबाजी करते थे वो, तो तुमको समझा नहीं पाते थे कैसे साफ करती है। जब तक समझा नहीं पाते थे तुम कहते अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुमको अपना पढ़ाना इसलिए कहते रहते हैं साफ करती, क्या साफ करती। अब पता चल रहा कितना साफ करती। तो इतनी मैथ की इंपॉर्टेंस है, और अपनी मैथ बहुत तगड़ी है, समझ रहे हो। हमारी जो मैथ है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, मतलब कॉमर्स से भी ज्यादा अच्छी है, इतना तुम समझ लो, 1-8% ज्यादा ही वेट होगा मैथ का, इसलिए मैं इतने सारे सब्जेक्ट डील कर पाता हूँ। समझ रहे हो, करेक्ट बता रहे हैं, वरना कॉस का टीचर तुम्हें बता ही नहीं पाएगा यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, उसको तो मैथ पता भी नहीं है। अभी क्लोजिंग स्टॉक वाली बात बता दिया तुम्हें कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो वहां ऐसे कनेक्शन बनेगा। तो कितनी ज्यादा चीजें कनेक्ट हो पाती, क्योंकि डील तो आपको भी चारों सब्जेक्ट करने बेटा एग्जाम में, कब कहाँ किसका क्या इम्पैक्ट कहाँ पड़ा हर चीज समझते चलोगे तो कितनी आसानी हो जाती कि पढ़ा एक जगह वहां भी समझ में आ गया, वहां भी जोड़ देंगे फटाक से उठा के। तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग ज्यादा खुलता है, मेच्योरिटी लेवल आपका ज्यादा आता है। चलो वापस आ जाते हैं बेटा, तो ये लिख लिया होगा आई थिंक सबने। तो इतना लिखने के बाद अब सवाल में कुछ बचा नहीं, बहुत ही हल्का सवाल बन जाता है। चलो सवाल पढ़ लो, मैं करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा कराने में, बस क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सारा। घर में पढ़ते होगे तुम लोग, बीच में टी ब्रेक लेते होगे ना, टी ब्रेक नहीं लेते हो पढ़ते पढ़ते, 10-15 मिनट का। हम खाना खाने का भी ब्रेक नहीं लेते हैं। हम यहीं पे चाय भी पीते हैं, इसी टेबल बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते ही होता सारा काम, खाना भी खा लेते इतने में ही, तो पढ़ाते भी रहते हैं। हम बस वॉशरूम ब्रेक लेते हैं, तो वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम ब्रेक लेके वापस आ गए। यही फर्क होता है कितना प्रोडक्टिव काम आपका जाएगा, कि आप पता का चाय पीने के लिए दिन भर में 8 बार ब्रेक ले रहे हो, 6 बार ब्रेक ले रहे हो, और यहाँ हम चाय वाय तो छोड़ दो, 2 बार, एक बार जब लंच करते हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट भी यहीं करते हैं, लंच भी यहीं करते हैं। शाम को 5 बजे 6 बजे कोई घर जाएगा तो क्या है, नाश्ता भी यहीं होगा, खाना भी यहीं होगा, उसके लिए भी अलग से ब्रेक नहीं लेते हैं, सब इसी पे होता रहता है। वही चीज तुम पढ़ने में लगा दो कि वहीं बैठे रहो, चाय वाले का नंबर दे देंगे नीचे, कहोगे तो लाइब्रेरी में चाय पहुंचा देगा वो, सीधा मैसेज कर देना, चाय दे जाएगा वहीं पे। क्या जरूरत तुम्हें नीचे तक जाने की, चाय आ जाएगी, पीते रहो पढ़ते रहो आराम से, टाइम बर्बाद नहीं होता है। क्योंकि लगता है तुम्हें कि चाय पीने में 2 मिनट लगते हो, 2 मिनट नहीं लगते, जो बच्चा नीचे उतर के जाता है उसको पता है 20-25 मिनट कब स्वाहा हो जाते हैं, हवा नहीं लगती। तो टाइम बहुत बड़ा किल करते हो तुम लोग, और हम लोग अपना टाइम को एक एक मिनट यूज करते हैं, 1 मिनट भी फर्जी ना जाए। कोई इवन अगर फोन पे मुझसे बात करता है और मुझे लगता है फालतू की बात हो रही, तो कुछ कहानी बता देते हैं कि भैया फोन आ रहा है, बाद में बात करते हैं। घर पे कोई आया आया नहीं, कह देते कोई खटखटा रहा है, भैया देखिए जाके, बाद में फोन करते। कितना टाइम वेस्ट करे तुम्हारे चक्कर में, टाल देते हैं। जब कोई काम की बात नहीं कर रहा होता है, काम की बात है चलो 1-1 घंटे भी बात हो जाएगी, क्या दिक्कत है। हमें लगा अब तो फालतू की बातें हो रही हैं, तुरंत काटते फोन झम्म से। इतना थोड़ा फोन लिया कि वहां दिन भर बातें ही करते रहे वहां घंटे भर, इतना टाइम भी नहीं अपने पास। जो लोग फ्री रहते हो अपना दिन भर बातें करते रहेंगे। खाली समय को अपने प्रोडक्टिव काम में लगाओ, ठीक है। और आपका इस समय सबसे बड़ा प्रोडक्टिव काम है पढ़ाई करना, इससे बड़ा इस समय कोई काम नहीं हो सकता आपके जीवन में।
बाकी सारे काम आज बाद में हो जाएंगे, पढ़ाई बाद में नहीं हो पाती। चलो वापस आ जाते हैं। मुझे एक बजट बनाना है। अब यहाँ सवाल आया थोड़ा अलग। अभी तक तो कह दिया था परचेज बजट बनाओ, सेल बजट बनाओ, ये बजट बनाओ, वो बजट बनाओ, तुम्हें पता चल रहा था कि बजट में करना क्या है। यहाँ नहीं बता रहा है, तो अब डेटा देखेंगे। डेटा देखो तो सेल भी दे रखी है आपको और सारे खर्चे वगैरह भी दे रखे हैं। तो यही सेल और सारे खर्चे लिख देंगे, डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट, बन गया बजट। तो यहाँ प्रॉफिट बजट बनाया जा रहा है। एक प्रॉफिट स्टेट बनेगा कि सेल में से सारे खर्चे माइनस कर दो, बजटेड प्रॉफिट निकालना है। तो इसको क्या बोलेंगे हमारा यहाँ पे। अब हो सकता है किसी सवाल में सिर्फ खर्चे ही खर्चे 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 दे रखे हो, सेल ना दे, तो वहां प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाओगे। वहां खर्चों का सम करके ही लिख देंगे, कॉस्ट बजट बन गया। समझ रहे? तो जैसा सवाल होगा उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो भैया देखो, डेटा आपको 2021 का दिया है, लेकिन बजट कब का बनवा रहा है, 2022 का। तो जो बजट बनाना है वो हमें बनाना है कब का, 2022 का। बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, पहले पिछले साल की वैल्यू को कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल पिछले साल लगा था 53,000 का, पहले समझ लो फिर छाप लेना। पेजेस लगी थी 11,000 की, वेरिएबल ऑर्डर लगे थे 16,000 के, और फिक्स लगे थे 10,000 के। तो पहले हमने क्या कर लिया, पिछले साल का डेटा दे रखा था तो कॉपी कर लिया। अब इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं इस साल, उनका इम्पैक्ट डाल देंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। इस साल सेल खुद बता रहा है 1.5 लाख की होगी, तो कोई ज्ञान नहीं लगेगा, सेल 1.5 लाख सीधा लिख देंगे। ठीक है, 2022 की वैल्यूज लिखनी है हमें, 2021 के दे रखी हैं तो उसको आधार बनाया है और उससे 22 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। समझ लो फिर नोट कर लेना। रॉ मटेरियल के दाम 5% से क्या हो रहे हैं, तो रॉ मटेरियल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसका असर केवल रॉ मटेरियल कॉस्ट पे पड़ेगा। 5% बढ़े तो 105/100 कर दो, इसका मतलब पहले प्राइस अगर 100 रहा होगा तो 105 उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा। 10 बढ़ाता 110/100 कर देते, 5 कम करता 95/100 कर देते, 10 कम करता 90/100 कर दो। इसका असर कहीं और जाएगा क्या, नहीं, इसका काम लग चुका है, मतलब इसका कोई यूज नहीं। हम वैल्यू नहीं निकाल रहे, भी नहीं निकाल ही नहीं रहे। पहले जब तक ये सवाल पूरे वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं कैलकुलेशन करूंगा भी नहीं। ये तरीका सही होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले इसके चक्कर में पड़ेंगे, वो क्या आएगा सर, पूरा पूरा सवाल खोजेंगे और देखेंगे तब वैल्यू निकालेंगे। तो ये इतना मटेरियल उनको 5 बार पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। और अपना ही सिद्धांत नहीं, 5 बार काहे पढ़ेंगे जब एक बार पढ़ने में काम हो जा रहा हमारा। तो हमने क्या किया, इसका इम्पैक्ट जहां आना चाहिए था डाल दिया, छोड़ दिया। अब अगला देखेंगे, पेजेस में 10% इंक्रीज हो रहा है रेट में, तो इसका असर कहां आएगा, सिर्फ वेजेस पे आएगा। फिर वेजेस में इंक्रीज हो रही क्या, प्रोडक्टिविटी बोलो इफिशिएंसी बोलो एक ही बात होती। ठीक है, इफिशिएंसी बोलें और इफिशिएंसी लेबर कॉस्ट में आपने पढ़ा था। इफिशिएंसी बढ़ रही है कितने से, 5 से। तो नॉर्मली तो 105/100 होना चाहिए, अगर कुछ और बढ़ता तो ऐसे ही करते, लेकिन अब इसका इन्वर्स कर दो, पलट दो, 100/105। तो पहले जैसे बढ़ाना घटाने के बारे में सोचते वैसा सोचो, और फिर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, इसी को इन्वर्स बोलते हैं। जैसे मैथ में कहा जाता है कि 2/3 का इन्वर्स रेशियो होता है 3/2, उल्टा ही तो कर रहे हो। तो अगर इफिशिएंसी 5 बढ़ेगी तो वैसे नॉर्मली होता है 105/100, उल्टा कर देंगे 100/105। 10 बढ़ती तो 100/110 कर देते, 20 बढ़ती तो 100/120 कर देते, और 20 अगर कम होती तो 100/80। इफिशिएंसी में 100 ऊपर रहेगा और बाकी घटा बटा नीचे रहेगा, घटा या बढ़ा। तो बाकी चीजों में 100 नीचे रहता है और घटा बढ़ा के जो करते हो वो ऊपर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और समझो, दुई ठौरे प्लांट और लगाए दे रहे हो, तो प्लांट और लगा दे रहे हो, एडिशनल वर्ड लगा है ना, तो दुई प्लांट और लगा रहे हो। अब प्लांट जो लगाते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एसेट में पैसा ब्लॉक हो रहा है, और प्रॉफिट निकालने के लिए तुम कभी क्या करोगा कि एसी खरीदो पीएल में लिख दो, ऐसा करोगा कभी। तो एसेट की वैल्यू पीएल में नहीं आती या प्रॉफिट निकालते समय नहीं आती है,
आता है उसका डेप्रिसिएशन। जो एसेट होती है उनको नहीं लिखते हम लोग, प्रॉफिट निकालते समय उनका क्या लिखते हैं, और डेप्रिसिएशन होती है फिक्स कॉस्ट, और इन पे डेप्रिसिएशन आपको कितना लगाना है, 10% का। तो 37,000 के एसेट खरीदे हो और इस पे 10% डिप्रेशन और पड़ जाएगा, तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक कहानी जिसने छुपा ली वो भी देखना है। आउटपुट भी तो बढ़ा रहे हो, पहले 40 और अब 60, कितने परसेंट आउटपुट बढ़ गया है, परसेंटेज। सवाल देखा करो हम पूछ क्या रहे हैं, कितने परसेंट आउटपुट बढ़ गया है, 50%। अब आया है सही जवाब, समझ लो। खाली अगर पूछते कितना आउटपुट बढ़ा गया है तब 20,000 बोलते, अच्छा लगता सुनने में, समझ लो। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो पहले सही से समझ लेना, रिप्लाई करने से पहले, समझ गए। तो देखो बेटा इधर सुन लो मेरी बात, कभी कभी ये बताता कि आउटपुट कितने परसेंट बढ़ गया है, जैसा कि इस सवाल में बता रहा है। तो परसेंटेज बता देता, मान लो कि ज्यादा 20% बढ़ जा रहा है तो 120/100 कर देते। कहां कहां, सेल में भी, और सारी वेरिएबल परसेंटेज बताए तो, और ना बताए तो परसेंटेज निकाल लो, उसमें कौन सा अपराध हो जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना इंक्रीज हुआ वो ऊपर लिखना, और पहले कितना था उसको नीचे लिखना, और इनटू कर देना 100। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 50% का। तो यहां सेल में तो ऑलरेडी हो चुका है, सारी वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे, 150/100। सुन तो लो, इसका अल्टरनेट भी है। दूसरा अल्टरनेट है कि ना निकालना चाहो 50%, ना निकालो, ऐसे समझ लो कि भैया इतना रॉ मटेरियल तो तब लगता जब तुम 40,000 बनाते, अब तो तुम 60 बना रहे हो ना, तो फिर क्या करें, ये सामान लगता 40 बनाने में तो 60 में कितना लगेगा, ये सामान लगता 40 बनाने में तो 60 में कितना लगेगा, ये सामान लगता 40 बनाने में तो 60 में कितना लगेगा। इसका असर इस पे नहीं आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट आउटपुट की वजह से चेंज नहीं होती है। तो कोई इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा उसका भी सही होगा, और इसकी जगह पे कोई 150/100 कर दे उसका भी सही होगा। जो पहले 50% निकाले कितना आउटपुट बढ़ा, जोड़ के लिख दीजिए, काटोगे तो वही आ जाता है। तो दोनों तरीके सवाल आपका लग जाएगा, इसलिए दोनों एंगल हमने आपको बता दिए। बस अब सवाल कंप्लीट हुआ, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके बाहर लिखना है, खत्म हो गया खेल सवाल का। कितना रहा बेटा ये, 83,475 रुपए। वेजेस वाले में 17,286, ये हो गया 24,000, ये हो गया 13,700, और माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 11,539 रुपए। नोट कर डालो, जहां कोई दिक्कत लगे वहां पूछ सकते हो। हाँ बेटा नोट करो। हाँ बेटा नोट हो गया, हटा दिया जाए, फटाफट नोट करो।
फटाफट नोट करना मांगता है। जिनका नोट हो जाए अगला सवाल पढ़ना है। एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, कल बात बतानी रह गई थी तो 5 मिनट का समय लगेगा, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हर बच्चा उतने ही घंटे पढ़ाई कर रहा होगा। कुछ थोड़े जो पढ़ाई में कमजोर टाइप के बच्चे हैं या जिनकी पढ़ाई अब तक अच्छे से नहीं हुई है, अब तक पढ़ाई में इतने मजबूत नहीं रहे, उन बच्चों को लगता है कि यार मैं 8 घंटे पढ़ भी रहा हूँ लेकिन फिर भी वो रिजल्ट मेरा, तो इसकी खराबी आज में नहीं है, तुम्हारे खराबी पास्ट में थी। आप समझ रहे हो कि आपने 12th तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, 11th 12th तुम्हारा कोरोना काल में चला गया, स्कूल वाले नहीं पढ़ाई, हल्का हल्का करके पास हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पास का जो खराब काम किया है वो एक दिन में भरपाई थोड़ी ना हो जाएगी, कि तुम सोचो एक महीना हम भी 8 घंटे पढ़े, आप भी 8 घंटे पढ़ो और दोनों के नंबर सेम आए। हम अब तक बचपन से अच्छा अच्छा पढ़ते चले आ रहे हैं और तुमने अभी इस हफ्ते से अच्छा पढ़ना चालू किया है, तो एक हफ्ते में फर्क तो नहीं दिखाई पड़ेगा बेटा। बात समझ रहे हो। तो जिनका पास इतना मजबूत नहीं रहा है पढ़ाई में, अपने आप को समय दें, धीमे धीमे करके प्रोग्रेस मिलेगी। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं यार हम बड़का वाला बच्चा इतनी देर पढ़ता है, हम भी इतनी देर पढ़ते हैं, लेकिन उसके आते हैं 50 में 35 नंबर, मेरे आ रहे हैं 50 में 15 नंबर, क्योंकि जो उसके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं वो अभी आपके नहीं बने हैं। उसकी मैथ भी अच्छी, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेता है, समझ रहे हो, उसकी बाकी चीजें अच्छी, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी, समझ लेता है, उसकी याददाश्त भी अच्छी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जो पढ़ाई में इन्वॉल्व रहेगा उसकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, जो पढ़ाई में कम इन्वॉल्व रहेगा याददाश्त बुरी हो जाती है, ये कॉमन सेंस है बिल्कुल। तो उसकी याददाश्त भी अच्छी हो गई है, एक बार सवाल लगा लेता, दिमाग में बैठा रहता, याद रहता, फटाफट लगा देता अगली बार। तो तुम्हारी याददाश्त से कूड़ा, तुम लगाते हो सुबह, शाम को भूल जाते हो, शाम का होता है अगले दिन भूल जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका यह है एफिशिएंसी चेक करने का कि आपको अपने आप से कंपेयर करना है। ये खासकर उन बच्चों की बात बता रहे हैं जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं, दूसरों के चक्कर में रहेंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे। उनको सिर्फ अपने चक्कर में रहना है कि हमारा क्या स्कोर हो रहा था, उसमें हम अगले टेस्ट में थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इतनी से भी प्रोग्रेस दिखाई पड़े, खुशी मिलनी चाहिए उनको। समझ रहे हो। पिछले टेस्ट में अगर 50 में 10 नंबर आए थे, इसमें 10 से 12 आ जाए तो अच्छा फील करे वो। तो उस वक्त देखेगा यार 50 में 40 बच्चे ला रहे हैं, तो उसको देख के परेशान होता रहेगा, परेशान होता रहे, उसका काम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ पढ़ाई में आपका कंपेरिजन सिर्फ अपने आप से। दूसरा 50 में 50 ले आएगा, हमको तो नहीं दे देगा, नौकरी उसको मिल जाएगी, हमें तो नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हो। नौकरी एक ही थोड़ी ना है, उसको भी मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। वो कहीं और काम करने जाएगा, तुम कहीं और काम करने जाओगे। तो जो 50 में 40 भी ला रहा है वो भी सीए में बन जाएगा, जो 50 में अभी 20 ला रहा है, धीमे धीमे करके 20 25 30 तक पहुंच गया, वो भी सीए में बन जाएगा। क्योंकि हर आदमी के पास रिसोर्सेज अलग हैं, टाइम अलग है, पढ़ाई अब तक कैसे हुई है वो अलग है, कॉपी किताबें ऑलमोस्ट सबके पास सेम जैसी हैं, चलो कोई बात नहीं। सबके पास यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको फैसिलिटी सेम मिल पा रही है, वही टीचर आप लोग को पढ़ा रहा है, तो इन सब में डिफरेंसेस नहीं है, चलो थोड़े बहुत। लेकिन कोई आ गया तो पास तो चेंज नहीं कर सकते, जब 11th 12th नहीं पढ़े तो वो भी हम पढ़ाएंगे, तो इतना कहाँ हो पाएगा 6 महीने में बेटा, या तो उतना समय दे हमको वो। तो उसको अपने आप को समय देना पड़ता है। जैसे अभी मान लीजिए आप पढ़ोगे फर्स्ट ग्रुप में और सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने लगे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे तो ये दिक्कत आएगी। अब किसी को मान लो ये तक भी तमीज नहीं कि ट्रेडिंग पीएल में कौन कौन से खर्चे आते हैं। बात समझ रहे हो।
तो फाइनल अकाउंट बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, एक एक सवाल लगवाएंगे, लेकिन अब इस समय एक एक आइटम याद करा पाना टिपिकल है मेरे लिए। लॉजिक बता दिए जाएंगे, उससे आपको कनेक्ट करना है। जिनको अब याद है कि भैया वेजेस ट्रेडिंग में आती है, सैलरी पीएल में आती है, उनको थोड़ा बॉडी में रिलैक्स रहता है, यार ये सब तो आता ही, थोड़ा एडिशनल समझेंगे हो जाएगा। और जिनको नहीं आता उनको सोचता है फाइनल अकाउंट तो एफ भी नहीं आता मुझको, वो एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं, और उतना यहाँ पढ़ा नहीं सकते हम लोग ना। फाइनल अकाउंट में 2 महीना लगाया था आप लोगों ने 11th-12 में, अगर याद आ रही हो बातें तो। यहाँ तो 2 महीना पूरे सब्जेक्ट को देने के लिए नहीं है, फाइनल अकाउंट तो छोड़ दो। पार्टनरशिप 3-4 महीने 3.5 महीने तक पढ़ते रहते थे आप लोग 11th-12 में, एडमिशन रिटायरमेंट देर फलाना धमाका चल रहा है। यहाँ 4 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ाने, 4 महीने खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं दे देते हैं, वहां 4 महीने आप इन्वेस्ट कर देते थे खाली पार्टनरशिप को सीखने में। 2-2.5 महीने से पहले तो कभी पार्टनरशिप नहीं खत्म होती थी, थोड़ा हौले हौले चल रहे होगे तो 3-3.5-4 महीने भी लग जाते हैं। उन बच्चों पे प्रेशर आता है, यहाँ भी सवाल लगाएंगे, घर जाके 11th-12 की बुक से और सवाल लगाएंगे कि जो उनके कॉन्सेप्ट अभी नहीं बन पाए हैं, जो बातें उनको नहीं याद हो पाई हैं, 20-30 सवाल और लगाएं, जिनसे उनको बातें क्या हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, तब उनको रिलैक्स फील होगा। तो उनका बर्डन बढ़ गया ना, कि क्लास के 15 सवाल भी लगाएं और 25 और लगाएं घर जाके। तो जिनको पहले से हल्का हल्का आता है उनके लिए वो 15 ही लगा लेंगे, काम हो जाएगा उनका। इसलिए कमजोर टाइप के बच्चों को ज्यादा परसेंटेज में मेहनत करनी पड़ती है, अगर एक अच्छे बच्चे के बराबर आना चाहता है तो। अगर आपकी दिली ख्वाहिश है कि भैया हम अच्छे बच्चों के बराबर आएंगे, तो आपको उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आज नहीं, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 1.5 साल बाद सीए बनते बनते बराबरी कर लोगे। लेकिन तुम सोचो कि नहीं, वो 4 घंटे पढ़ता तो मैं भी 4 पढ़ूं, उसका 4 घंटे में काम चल जाएगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तो जो जितना कमजोर है उतना ज्यादा उसको पढ़ाई में और इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ेगी। जितना मैक्सिमम कर सकता है वो बच्चा उतना एफर्ट लगाए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों उसकी प्रोग्रेस होगी। ऐसे ऐसे लद्दड़ बच्चे आए हैं क्लासरूम में कि क्या ही बता दें। एक सीएम लड़की आई थी, जब फाउंडेशन में थी उसको कुछ नहीं आता था, अकाउंट्स के नाम पे 0। लेकिन फाउंडेशन से बच्चे ने मेहनत करना चालू किया, फाउंडेशन में थोड़ा कम मेहनत किया, फाउंडेशन के हिसाब से फाउंडेशन पास हो गई, थोड़ा मेहनत बढ़ाई, धीमे धीमे करके इंटर में पास हो गई। इंटर में एक बार लटक भी गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन लटक गई, तोड़ा छोड़ा नहीं, लगी पड़ी रही, इंटर निकाल ली। एकदम कमजोर टाइप की बच्ची, पढ़ने में बिल्कुल समझ लो 0। फाइनल में 1-2 बार लटकी, लेकिन फाइनल में निकाल ली, अब नौकरी कर रही। तो उसके लिए 1-2 बार फेल होना कोई इतना बड़ा टफ काम नहीं था, ना उसके जैसा बच्चा तो कर ही नहीं सकता था स्टार्टिंग से सोचता तो। क्या सर, अगर हमको पहले पता होगा, हमको तो ऐसा लग रहा था, बता मिलवाएंगे इसी दिन, कहते हमको ऐसा लग रहा था सर फाउंडेशन पास कर लो सीएमए बन गए। तो उसको लग रहा था कि फाउंडेशन ही सीएमए है। जब फाउंडेशन पास हो गई, तुमने बेटा इंटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना क्या? ये सर अभी भी कुछ कराना पड़ेगा क्या? इतनी कमजोर टाइप के बच्चे, तुम समझ रहे हो? सर अभी हमको लग रहा था बस यही है, पापा तुम यही बताए थे। हमने पापा को बताओ भी इंटर करना पड़ेगा, फिर फाइनल करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा 2.5-3 साल। सॉरी इतना पता हो तो तुम ना करते हो। हमने कहा घुस गया हो तो करो चुपचाप, करी सपना निकल गई। तो इसलिए ये मायने नहीं रखता है कि आप पीछे क्या थे, आज कसम खा ले आदमी कि अब करना है तो करना है, कर डालेगा। ठीक है, तो एकदम कमजोर बच्चा, इसने अकाउंट्स का ए भी ना पढ़ा हो, वो भी लग जाएगा, वो भी क्वालिफाई कर ले जाएगा, बस कायदे से लगना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, पता लगा बीएससी करने के बाद सीएमए में आते हैं। एक है कि 11th-12 कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, बीकॉम करते करते सीएमए कर रहा है, एक अलग बात होती। एक होता है कि नहीं, जो ग्रेजुएशन भी साइंस साइड से कर चुका है, बीएससी, उसके बाद क्या कर रहा है वो, सीएमए। अभी एक अटेम्प्ट पहले बच्चा पास होकर गया, बीएससी करने के बाद हमारे पास आया था,
सोच लो क्या आता होगा अकाउंट्स का उसको। लेकिन मेहनती बच्चा था, पढ़ाते गए, हर चीज एक एक बार में उसने निकाली है, कॉमर्स बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी। इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एक एक साथ निकाले, फाइनल के ग्रुप एक एक साथ निकाले, एक एक करके। क्योंकि उस बच्चे को पता था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूं, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन कॉमर्स वालों से। तो लगा पढ़ा रहता था, दिन भर पढ़ता रहता था अपना, धीमे धीमे होशियार हो गया। पता कॉमर्स वाले 3-4 बच्चे फेल हो गए, वो पास हो गया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड पिछला क्या रहा है, अब कायदे से लग जाओ। पढ़ाई की कोई एज थोड़ी ना होती, जब आदमी समझ जाए लर्निंग कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत। अभी पढ़ने एग्जाम देने जाओगे, देखो कितने एजेड आदमी वहाँ आते हैं। फाउंडेशन देखा होगा तुम लोगों ने, कितने बड़े बड़े लड़के आ रहे हैं वहाँ। इंटर में देखना बूढ़े बूढ़े भी आएंगे, अंकल टाइप के मिलेंगे, 45 साल के, 50 साल के भी, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन सीएमए बनने की ख्वाहिश है। अब आजकल तो जितने एजेड वाले हैं हमारे स्टूडेंट, सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्या सब क्लास में आएंगे थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एकदम छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इतने बड़े तो हमारे खुद के बच्चे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, हमारा बच्चा भी 3.5 साल का है, और उसका लड़का 10th क्लास में पढ़ता है। क्या सर अगले साल से इसको भी कॉमर्स दिलाएंगे, फिर आपके पास भेज देंगे ना, तुरंत भेज देना कॉमर्स दिलाने के बाद, ज़्यादा लेट ना करना। तो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा लोगों की निकलती चली जा रही है, लेकिन उन लोग को उतना ग्रो नहीं मिल रहा है। भाई कोई अगर मान लो नौकरी भी कर रहा है 15 साल से, तब आप काहे सीएमए कर रहा है, तुम्हारा भी आता होगा दिमाग में, साला ये काहे सीएमए कर रहा है, नौकरी कर रहा है। उसको नौकरी में पैकेज नहीं मिल पा रहा ना, प्रॉब्लम इस बात की है। कभी कोई आता, तुम पूछते हो उससे, यार अब तुम काहे कर रहे हो, अब तो लग गया नौकरी वोकरी कर रहे हो। किसी ने देखा हो तो अभी करीबन 4 महीने पहले एक दादाजी आए थे, मतलब हम उनको दादाजी कहते हैं, तुम लोग समझ सकते हो। अप्रोक्सीमेटली उनकी एज होगी 75-78 के आसपास। सीएमए फाइनल में है वो मेरे पास आए थे भी पिछले अटेम्प्ट में, कह रहे हैं कि हम 15 साल से पेपर दे रहे हैं फाइनल। 15 दूनी 30, 30 अटेम्प्ट हो गए। जहां नौकरी करते थे वहां रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद होता नहीं कि और काम कर लो, उसमें लगे पड़े हैं एडिशनल वाले में। जब दोबारा आएंगे मिलवा देंगे तुम लोग को ना, फोटो खींच के रखे हैं, दिखा देंगे, यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। देखो एक 75 साल का, 74 साल का आदमी भी सीएमए एग्जाम देने जा रहा है। फाइनल के हैं तो हो सकता है तुम लोग के एग्जाम में न टकराए सामने से। मतलब फाइनल का जो परीक्षा होती है 10 से 1 बजे के बीच में, किसी दिन जल्दी पहुंच जाना, किसी ने हो सकता है देखा भी एग्जाम सेंटर में पैजामा कुर्ता पहन के आते हैं। हाँ तो दे रहे थे। अभी हम लोग इंस्टीट्यूट एक प्रोग्राम कराता ना, कैट वाला, कैट डिप्लोमा कोर्स कराता है इंस्टीट्यूट, उसमें पढ़ाने जाते हैं। उसमें सब एयरफोर्स के एम्प्लॉयज हैं, किसी की उम्र 60 साल है, किसी के 55 है, कोई रिटायरमेंट होने वाला है, वो सब आके पढ़ते हैं हमसे भाई, वहाँ चैप्टर में जाते हैं पढ़ाने। यदि फोटो खींच के लेके आएंगे तो दिखाएंगे तुम लोग को यहाँ पे। अब कोई 55 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 48 साल का है, कोई 58 साल का है। तो दिन मजाक मजाक कहने लगे, हमने कहा आप लोग की एज खत्म हो गई पढ़ाई वाली। यार सर आपने ये बात कही इतने दिनों में, हम सुनना चाह रहे थे किसी के मुंह से, लेकिन किसी ने कहा नहीं। हमने कहा आप लोग की अब एज खत्म हो गई पढ़ाई लिखाई की, अब जबरदस्ती आप लोग कर रहे हो। क्या नहीं, सरकार करा रही तो कर रहे हैं, इसी बहाने 6 महीने की छुट्टी मिल गई गवर्नमेंट से, फिर हम लोग मजे करने आए हैं सर। इसी बहाने 6 महीने की लीव विद पे मिल गई है, तो सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है, अपना रहो आराम से, घूमो टहलो लखनऊ में, 2 घंटे 3 घंटे क्लास रहती। तो सर फेल पास का कोई चिंता नहीं हमको, ऐसे मौज मारने आए हम लोग। तो एक दिन बोलने लगे, अरे सर आज ऐसे बैठिए बातें करिए इधर उधर की, पढ़ाई वढ़ाई नहीं, मन नहीं लग रहा मेरा। तो फिर 2 घंटे ऐसे ही बातें होती रहीं। किसी ने कहा बिजनेस के बारे में सर बताइए, किसी ने कहा कुछ और बताइए, तो वो सब बताते रहे।
तो उनका पर्पस अलग है, उनको फेल पास की चिंता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ जी रखी। हम आप थोड़ी ना ऐसा कर सकते हैं, अभी तो लाइफ शुरू नहीं हुई सही से। उनकी मेंटेलिटी अलग है, उन्होंने अपना जो भी अचीव करना चाहिए तो लाइफ में अचीव कर लिया है। अब जिसकी उम्र 60 साल होगी, पता का उसका लड़का मेरे जैसा होगा, अंकल टाइप के लोग हैं मेरे हिसाब से देखो तो। तुम लोग के तो दादा टाइप के लोग हो गए। लेकिन अब है कि आते हैं पढ़ने भाई, क्या किया जाए। चलो वापस आ जाते हैं बेटा। तो बस इस बात को हम यही बताना चाह रहे थे कि जो बच्चे थोड़ा वीकर टाइप के हैं पढ़ाई में, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे, चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, टाइम लगता है, इस सब चीज़ को सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो परेशान होकर बैठोगे तो काम नहीं बन पाएगा। मेहनत जारी रखो, एक ना एक दिन सही हो जाएगा सारी चीज़ें। बस ये फंडामेंटल। चलो वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन 54 लगाते हैं। जो पिछला सवाल लगा उसी के जैसा सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट में सवाल खत्म हो जाएगा। पढ़ लो बस एक बार। फिर देखो प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है एक फैक्ट्री की। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर, इंग्लिश में बोलते हैं आने वाला वर्ष, दैट इज कॉल्ड फोर्थ कमिंग ईयर। तो जो अपकमिंग ईयर होता है, अपकमिंग की दूसरी अंग्रेजी है फोर्थ कमिंग। इसमें ये एंटिसिपेटेड है, मतलब ये चीजें होंगी। और आपको बनाना है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मतलब आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। खर्चे में देखो तो मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, वेरिएबल दे रखे हैं, फिक्स दे रखे हैं। तो पहले पिछले साल का वापस, वेजेस लिख दी 80,000 रुपए, मटेरियल लिख दिया 1,20,000 रुपए, फिक्स लिख दिया 40,000 रुपए, और वेरिएबल लिख दिया 60,000 रुपए। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, अब किसका कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट डालना है। कह रहा है रेट जो है लेबर के वो फॉल हो रहे हैं। फॉल होने का मतलब कम हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं तो लेबर कॉस्ट कम होगी कि ज्यादा होगी। तब 80,000 से यहाँ आंसर कम आना चाहिए कि ज्यादा, कम आना चाहिए। तो कम लाने के लिए मैथ में कहा जाता है कम वाले से मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले से डिवाइड। कम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कम वाले से मल्टीप्लाई करना है, और ज्यादा वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तभी तो कम आंसर आएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले के रेट आपको नीचे लिखने हैं, और जो अब रेट हो जाएंगे वो क्या लिखने हैं, आपको ऊपर लिखने हैं। यही तो कर भी रहे थे, कह रहा था 5% बढ़ जाएगा, तो मान रहे थे वहां के पहले 100 होगा, अब 105 हो जाएगा। तभी तो लिख रहे थे 105/100। वो भी ठीक है, लॉजिक आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो गया पहले वाले का जो इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले में इफिशियंसी 5% से कम हो जा रही, कम हो जा रही। पिछले साल फुल इफिशियंसी पे काम करते थे, इस बार 5% रिड्यूस, तो मतलब 95 हो गई है। लेकिन इफिशियंसी का असर उल्टा डालते हो, ध्यान रहे। तो 100 डिवाइड बाई 95, ठीक है, 100 डिवाइड बाई क्या होगा, 95 होगा। 5% कैपेसिटी कम हो जा रही, करेक्ट। अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैंने उल्टा पढ़ लिया, फिर से पढ़ा देते हैं। कह रहा है अभी आप 5% लेस पे काम कर रहे थे। ये नहीं कह रहा कि इस साल 5 कम हो जाएगी, ये नहीं कह रहा, कह रहा है जितने करना चाहिए उससे 5% कम पे कर रहे थे। यानी अभी आप 95% पे काम कर रहे थे पास्ट, और इस साल आप आ जाओगे कितने पे, 100%। इसका इंपैक्ट डालना है। कैपेसिटी अगर बढ़ती है, पहले 95 थी अब 100, तो लेबर कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में कम होगी। ठीक है, पहले 90-95 था, अब 100। अगर कुछ और बढ़ता तो आप लिखते लेटेस्ट वाला 100 ऊपर, 95 नीचे, लेकिन यही इफिशियंसी उल्टा कर दोगे तो 100/95 करके कितना करेंगे, 95 डिवाइड बाई, इसकी जगह पे अगर शुद्ध हिंदी में ये लिखा होता कि इफिशियंसी 5% से कम हो जाएगी, तो फिर वही कर लेते जैसा पहले सोच रहे थे। तो
तो यहाँ सवाल में लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप से दे रखी है, उसका खास ख्याल रखना है। तो कह रहा है भैया आने वाले वर्ष में फुल पे पहुंच जाओगे, मतलब 100 पे पहुंच जाओगे, और अभी आप 5 कम करते थे यानी 95 पे। तो इफिशिएंसी 95 से 100 हो रही है, तो जिस प्रपोर्शन में इफिशिएंसी बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम करने के लिए कम से गुणा करना होता है, ज्यादा से डिवाइड करना होता है। फिर कह रहा मटेरियल में पर यूनिट मटेरियल और बाकी सारे खर्चे रिमेन अनचेंज रहेंगे, लेकिन पर यूनिट अनचेंज रहेंगे, टोटल वाइज वेरी करेंगे, समझो। तो मटेरियल पर यूनिट सेम रहेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। तो ये थोड़ा ऐसे लिखना चाहिए इसको, ऐसे लिखा है, ऐसे समझो 33 1/3%। तो प्रोडक्शन अपना 33.33% से बढ़ रहा है, 33.33% से। प्रोडक्शन बढ़ने का असर सारी वेरिएबल कॉस्ट पे पड़ता है, फिक्स कॉस्ट पे बढ़ा देंगे। पहले अगर प्रोडक्शन 100 होता होगा तो अब कितना होगा, 133.33 कई बार। केवल वेरिएबल कॉस्ट पे इसका असर आएगा। इसको कर लेंगे सॉल्व, आ जाएगा आंसर। मनीष जी कह रहे हैं कि सर 52 में वेजेस की कैलकुलेशन रॉन्ग है। हाँ बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन हमारी नहीं, बुक वालों की। ठीक है, तो बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो बुक वालों का गलत है, हमारा थोड़ी ना गलत हो सकता है। तो इसलिए बुक से अपना देखने का पर्पज ही नहीं है। कई जगह ऐसा होगा, जैसे मनीष जी ने देखा, वैसे कभी कभी आप लोग भी देखते हो कि सोल्यूशन मिला रहे हो और नहीं मैच कर रहा किताब। किस में, यहाँ पे। तो कभी भी सोल्यूशन बुक में कुछ हो, दूसरे वाले में 1,60,000 आया जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तीसरे वाले में वही जैसा था वैसा ही रहेगा, और इसमें 80। ये ऊपर वाला 3 कई बार लिखना तो एग्जैक्ट आएगा। 133.33 जितनी बार कैलकुलेटर में समा जाए उतना बार लिख लेना, एकदम सही आएगा फिर। कितना, 75। तो 3,75,000 बताया जा रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 3,75,000 ओनली। आप बड़ा नोट कर लेना तो बता देना। माइनस माइनस कौन से, अरे गलती से लिख दिया है, इस माइनस माइनस को हटा ही दो, मिसप्रिंट है ये, गलती से प्रिंट हो गया, उस माइनस माइनस को हटा ही दो, माइनस माइनस कुछ नहीं है, ऐसे गलती से प्रिंट हो गया वो। हाँ बेटा हो गया, हटा दिया जाए, चलो बहुत अच्छी बात है। नजरें बोर्ड पे रहें,
खासकर उन सवालों पे बोर्ड पे नजरें रखना बहुत जरूरी है जिनके सोल्यूशन नीचे दे दिए हैं हमने, वरना बच्चों के अंदर होती चुल, सवाल बाद में पढ़ते हैं, आंसर पहले देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए आपके। हमें सब पता है कितने टाइप के मिस्टेक आप लोग करते हो। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। एक बार सवाल पढ़ लो तो पता चलेगा क्या करना है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। कह रहा फ्रॉम द डेटा एक स्टेटमेंट कंपाइल करो, किसके लिए? बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन बताना है कि मशीन कितनी यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है कि भैया सामान तो आपके पास चार चार पड़े हैं लेकिन यूज दो कर रहे हो, कार तो आपके गोदाम में 10 खड़ी हुई हैं लेकिन यूज आप 3 करते हो, इसका मतलब 30% यूटिलाइज कर रहे हो आप, 10 में से 3, 7 तो इससे खड़ी हुई है, बेचो बाचो कबाड़ में हटाओ उनको, ये तरीका होता है। तो कितना आप चीजें यूटिलाइज कर रहे हो, कितनी मशीनें यूटिलाइज कर रहे हो, वो बताना है हम लोग को। तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना। ये सेल होने वाली है, सेल में क्लोजिंग जोड़ दें, ओपनिंग घटा दें तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन। तो पता चल जाएगा कितना हमें बनाना है, पहले समझ लो, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल इधर सुनो मेरी बात। अब कहोगे क्लोजिंग सर 2 नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं, कई तो रहा कि 2 महीने की सेल के बराबर है, इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल। तो सेल आपको दे रखी है एनुअली 1 साल की, इसको 2 महीने में कन्वर्ट कर लो, वही क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 48 इंटू 2/12, 24 इंटू 2/12, 24 इंटू 2/12, तो क्या आ जाएगा? इनका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और ओपनिंग दे रखा है। ठीक है, तो कितना क्लोजिंग होगा वो निकाल लिया, ओपनिंग दे रखा है, इससे क्या निकाल लेंगे? प्रोडक्शन। तो अगर इससे करके हम प्रोडक्शन निकालें, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है अभी। इसका आएगा तुम्हारा क्लोजिंग 800, इसका आएगा 400, इसका 400, प्रोडक्शन बताओ कितना कितना आएगा प्लस माइनस करने के बाद? 4800 प्लस 800 माइनस 600 मतलब 5000, 2400 प्लस 400 माइनस 300 मतलब 2500, और 2400 प्लस 400 माइनस 800 कितना? यानी 5000 अपने को एक्स बनाना है, 2500 वाई बनाना है, और 2000 जेड बनाना है। अब इधर देखो, एक एक्स, अब तुम कहोगे सर एक्स लिखा एक का है बोल देते हो, यहां से पढ़ के, एक एक्स एक वाई एक जेड बनाने के लिए 2 डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट को ही कॉस्ट सेंटर कहा जाता है, इतने इतने घंटे मशीन चलानी पड़ेगी। तो एक एक्स बनाने के लिए पहले 30 घंटे मशीन चलाओगे ए डिपार्टमेंट में, 30 घंटे काम होने के बाद काम को लपेटोगे, बी डिपार्टमेंट में जाओगे, फिर उसको डालोगे बी वाली मशीन में, 70 घंटे वो वाली मशीन घुमाओगे, तो जाके एक एक्स बन के तैयार होगा। ये कहना चाह रहा है सवाल। ऐसे वाई वाले में पहले 200 घंटे काम होगा ए में, 100 घंटे काम होगा बी में, तब एक वाई बन के तैयार होगा, और एक जेड में ही सही। तो जो प्रोड्यूस करना है, जैसे 5000 एक्स बनाना है, तो 5000 एक्स बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5000 एक्स बनाने के लिए ए डिपार्टमेंट में कितने घंटे मशीन चलेगी पता चल जाएगा। इसी 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, नहीं 5000 को नहीं, 2500 को, तो वाई बनाने के लिए कितने घंटे मशीन ए डिपार्टमेंट में चलेगी पता चल जाएगा, क्योंकि मशीनें डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं, एक्स वाई जेड मशीन थोड़ी ना है। हमें सोचना पड़ेगा कि इतने यूनिट एक्स वाई बनाने के लिए कितने घंटे मशीन में चलेंगे, तो कुछ करना थोड़ी ना है, इस एक्स वाई जेड को इनसे मल्टीप्लाई करना है, और इनसे मल्टीप्लाई करना है। जब इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि टोटल सारा एक्स सारा वाई सारा जेड बनाने के लिए ए में कितने घंटे मशीन चलानी पड़ेगी, और सेम बी में पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना जरा,
एक्स आपको 5,000 बनाना है, ये 2,500 बनाना है, ये 2,000 बनाना। 5,000 इंटू 30 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 लाख, ऐसे रफ में बगल में लिख रहे हैं। 2,500 इंटू 20 करते हो कितना हो जाएगा? 50,000। नहीं, 2,500 इंटू 20 बोल दिया, 200 है। 5 लाख, 1.5 लाख ये हो गया, 5 लाख ये हो गया, और 200 इंटू 30, 2,000 इंटू 30, 60,000। तो टोटल 1.5 लाख, 5 लाख और 60,000। टोटल ए डिपार्टमेंट में 7,10,000 घंटे काम होगा। ठीक है। बी डिपार्टमेंट में 5,000 इंटू 70, 350। 2,500 इंटू 100, 2,000 इंटू 20, टोटल 6,40,000 घंटे काम होगा। और सुनो, एक मशीन साल भर में सिर्फ 2,000 घंटे काम कर पाती है, 2,500 घंटे काम कर पाती है। वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो पर मशीन, एक मशीन सिर्फ 2,500 घंटे काम कर सकती है। तो बताओ बेटा, एक्स जो बनाना है ए डिपार्टमेंट में, उसमें कितनी देर काम करना पड़ेगा? 1.5 लाख घंटे खाली एक्स बनाने के लिए। कितनी मशीन लगानी पड़ेंगे इस वाले काम में? 2,500 से डिवाइड करना है तुमको बस। तो 60 मशीन केवल लग जाएंगी किसके काम में? ए डिपार्टमेंट में 60 मशीनें खाली एक्स बनाने में लगा पड़ी। ऐसे 5 लाख डिवाइड बाई 2,500 करो, तो 200 मशीन लगानी पड़ेंगी ए डिपार्टमेंट की वाई के काम में, और ऐसे जेड के काम में कितनी लगानी पड़ेंगी? तो टोटल ए में कितनी मशीन चाहिए, इनका सम कर लो। 284, और ए में 284 ही मशीन है। इसका मतलब ए डिपार्टमेंट का मशीन यूटिलाइजेशन परसेंटेज हो गया 100। अवेलेबल है 284, और यूज भी कितने करोगे? 284। अब बात कर लेते हैं बी की। 3.5 लाख घंटे काम कराना है, एक मशीन 2,500 घंटे काम कर पाएगी। 140, 2,50,000 डिवाइड बाई 2,500, 100। 40,000 डिवाइड बाई 2,500, 16। टोटल 256 मशीनें, और तफरी की बात है कि 256 है भी। तो इसका मतलब जितनी मशीन है उतनी ही मशीन की रिक्वायरमेंट है। अगर इतना प्रोडक्शन करते हैं तो अपनी मशीनें 100% यूटिलाइज हो जाएगी। समझ गए? अब आंसर पढ़ लो, एकदम तोते की तरह समझ में आ जाएगा आपको। पहले सेल लिखी थी, क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस किया तो प्रोडक्शन निकला। फिर देखो ये कैसे बनाया गया है, यही प्रोडक्शन लिखा एक बार ए के लिए, यही प्रोडक्शन लिखा एक बार बी के रेस्पेक्ट के लिए, और इन प्रोडक्शन को इनसे मल्टीप्लाई करना है ए में, इनसे मल्टीप्लाई करना है बी में। मल्टीप्लाई करोगे तो घंटे पता चल जाएंगे कि भैया एक्स बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, वाई बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, जेड बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए ए डिपार्टमेंट में, और ऐसे बी के पता चल जाएंगे। और इनको आप 2,500 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड आ जाएंगी। तो इस आखिरी वाले में जहां लिखा है नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, ऐसा कर लेते हैं, इसका कुछ नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिख दिया ऐसे 1। तो ये जो निकालोगे कैसे करोगे, इस 1 वाली फिगर को क्या करना है, 2500 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर ऑफ मशीन निकलती चली जाएंगी। यही आपने किया भी था, लिखे दे रहे भाई क्या किए थे। तो टोटल ए में 284 मशीन चाहिए, बी में कितनी चाहिए? 256, और अवेलेबल में इतनी थी। यानी दोनों ही डिपार्टमेंट में 100% मशीन क्या हो जा रही हैं, यूटिलाइज हो जा रही हैं। तो यानी 100% मशीन आर यूटिलाइज, ये लिख लो, इन बोथ कॉस्ट सेंटर। तो दोनों कॉस्ट सेंटर में पूरी पूरी 100% मशीन क्या हो जा रही है बेटा, यूटिलाइज हो जा रही है। ये 2 लाइन लिख लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
लिखने के बाद आज की सभा समाप्त हुई। लॉ की क्लास करो, फिर घर निकल जाना धीमे से। बाकी कल मिलते हैं। लगभग लगभग 40% चैप्टर खत्म हो गया है ये वाला, अप्रॉक्सीमेटली। आज 26 तारीख को, जैसा हमने वादा ही किया था तुम लोग को कि जुलाई में कॉस्ट खत्म हो जाएगी, तो अपने वादे के अनुसार चल रहा है सारा। ठीक है, तो जुलाई में कॉस्ट खत्म हो जाएगी सारी, और अगले महीने से हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे कोई।